गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो और बच्चों के साथ में शेयर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले आते ही लाइक कर दिया करो, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें, ठीक है। और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अगर हम पुष्प के स्ट्रक्चर की बात करें, पुष्प की संरचना की बात करें, तो उसमें हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दो पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो हमें क्या मिलता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये हम फूल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम मेल की बात करें तो हमको मिलेगा परागकोश, परागकण और पुंकेसर। ये हो जाता है पुष्प की संरचना। और फिर दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बीजांड यानी कि ओव्यूल, ये रहता है पूरा स्ट्रक्चर। इसमें आप मेल फीमेल पार्ट याद रखोगे, दलपुंज, बाह्य दलपुंज और बीजांड रहता है, व्रंत रहता है, ठीक है। सोनम यादव, धन्यवाद सोनम। सचिन कुमार, शुक्रिया। अंकित गुप्ता, चलो। काजल यादव, चले, ठीक है। तो ये हो गया, एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है मैंने। देखो, अगर मैं ऐसे करने चलूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इस संरचना नहीं बनाऊंगी मैं पुष्प का, उसके पार्ट बना दे रही हूं, ठीक है। फटाफट से हम आपको बताते हैं पुष्प के भाग, ठीक है। मेनली पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? पहला पुमंग, पुमंग, जायांग, दलपुंज, फोर्थ बाह्य दलपुंज, ठीक है, और बीजांड रहेगा, ठीक है। और हमारा फिफ्थ क्या रहेगा? बीजांड, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए पुष्प के भाग, पुमंग, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज और बीजांड। अब हम इसमें से मेल और फीमेल की बात करें तो पुमंग जो है हमारा मेल पार्ट है और जायांग जो है फीमेल पार्ट है। देखें, इसी में ही देख लेते हैं। पुमंग जो है ये कैसा है? ये मेल पार्ट है। कैसा है ये मेल पार्ट है, यानी कि नर भाग है। आज क्या हो रहा है, मैं लिख कुछ रही हूं और आ कुछ रहा है। नर भाग है ये, ठीक है। अब नर भाग है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा आपका परागकोश और परागकण और पुंकेसर, और पुंकेसर आएगा, ठीक है। ये आएगा नर भाग में। और अगर वही यहां बात करें तो ये कैसा है? मादा भाग है। कैसा है? मादा भाग। इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। ये हो गए हमारे जो पुष्प के भाग हैं। पुष्प की जो संरचना है वो उसमें बता दिया, नर भाग कौन से हैं और मादा भाग कौन कौन से हैं। दलपुंज, बाह्य दलपुंज और बीजांड भी इसके पार्ट रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे थे कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परागकोश की अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे थे हम। परागकोश की अनुप्रस्थ काट। अब आपको सभी को अभी ये तो पता चल गया कि जो परागकोश है कैसा भाग है? नर भाग है, अभी हमने जस्ट बताया। और वो कुछ दिखता कैसा है? चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो कुछ नए बच्चे होंगे, वैसे मुझे लग रहा नहीं है,
परागकोश का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। क्या है ये? परागकोश, ठीक है। ये क्या रहेगा? ये रहेगा पुंकेसर। ये क्या रहेगा? पुंकेसर रहेगा, ठीक है। अब हमने कहा है परागकोश की अनुप्रस्थ काट, तो ये जो परागकोश है इसकी अनुप्रस्थ काट काटेंगे हम, इसकी अनुप्रस्थ काट। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ये हमको कैसा नजर आता है, हमें वो देखना है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट काटने के बाद में हृदयांशी सिंह धन्यवाद बहुत बहुत, अभिषेक, यदुवंशी, आदर्श, आकाश कुमार, कमल कटारिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। जिन भी बच्चों ने टीचर्स डे विश किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो तो फटाफट से लाइक शेयर भी कर दो ताकि और बच्चे भी जुड़ जाएं। हैप्पी टीचर्स डे के साथ साथ में लाइक और शेयर का भी सिलसिला जारी रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ पाएं, ठीक है। सिफा खान धन्यवाद, शिवम कुमार, गोलू, भानु सारस्वत, चलो मुस्कान, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब हम इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ये हमें कैसा दिखता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाफट से ये हमें कैसा दिखता है। लेयर बाय लेयर बनाएंगे। डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करिए सभी बच्चे। सितंबर चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो टाइम वेस्ट अब बिल्कुल भी नहीं करना है। अरे मैम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ अब नहीं करनी है। जब हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमको 3 या कुछ 4 लेयर देखने को मिलती हैं। मैं सभी लेयर अलग कलर से बनाऊंगी ताकि आप लोगों को ना आसानी से नजर आ जाए। थोड़ा जल्दी भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गई हमारी 3 लेयर। चलिए जी, 3 लेयर हो गई हमारी। अब इसके बाद में ही हमको कुछ और लेयर मिलेंगी। देखते चलिएगा आप लोग और नोट डाउन भी करते चलिए। ये नहीं कि मैम ने बना दिया बस जी हो गया काम खत्म, नहीं, ऐसे काम खत्म करोगे तो फिर क्या होगा। लीजिए हमारा डायग्राम हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, डायग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। अभी कर देते हैं, अब हुआ है कंप्लीट। अब हम इसकी क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे, नामांकित। आता है ना एग्जाम में, नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि नाम अंकित करते हुए, नामों को दर्शाते हुए आपको चित्र बनाना है। नामांकित चित्र तभी तो लिखा आता है। चलिए अब आ जाते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो रहेगी हमारी क्या, एपिडर्मिस। नेक्स्ट रहेगी हमारी एंडोथीशियम। थर्ड रहेगी हमारी येलो वाली मिडिल लेयर। क्या रहेगी, मिडिल लेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं जो ये पिंक कलर से हमने बना रखा है, ये रहेगी हमारी कौन सी, टेपिटम। कौन सी रहेगी, टेपिटम रहेगी, ठीक है। और टेपिटम के अंदर जो ये हमने ग्रीन कलर से बनाए हैं गोल गोल सर्कल सर्कल से, ये क्या है हमारे
ये है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि आगे चल के मिच्योर होके कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, पॉलन ग्रेन या कहेंगे पराग कण में बदल जाएंगी। रॉय साहब यादव जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे हमारे टेपिटम, ये टेपिटम हो गया। और ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोर, क्या है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को मैं हिंदी में हिंदी में भी लिख दूंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो ये रहा हमारा परागकोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम, पूरा मैंने आपको बता दिया है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि परागकोश की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो देखो, सबसे भीतरी वाली परत कौन सी है, टेपिटम है। अगर बाहरी परत पूछे तो एपिडर्मिस होगी। ठीक है, अगर बाहरी परत पूछे तो कौन सी होगी, एपिडर्मिस होगी। अगर भीतरी परत पूछे तो टेपिटम। टेपिटम का कार्य, टेपिटम जो है हाँ जी ठीक है, अब थोड़ा ऊपर कर लेंगे और चलिए यहां से लिखते हैं टेपिटम। टेपिटम का क्या कार्य होता है, कहाँ आएगा भाई, यहीं पर आ जाएगा। यह वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, यह वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करता है। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो टेपिटम है उसका क्या काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो वृद्धि कर रहे होंगे, हमने लिखा है ना, यह वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करता है। जो लघु बीजाणु हैं वो कैसे बनेंगे, लघु बीजाणु कैसे बनकर तैयार होंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु जनन। यानी कि जो लघु बीजाणु हैं उनका जनन कैसे होगा। ठीक है, लघु बीजाणु जनन, या कि इंग्लिश में कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलिए अब हम लघु बीजाणु जनन देखते हैं। अब लघु बीजाणु जनन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे स्टार्ट होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ लेते हैं मुझसे कि मैम ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आखिर है कहाँ। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, पराग कण की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, उस डायग्राम को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, उस वाले डायग्राम को हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूं, क्योंकि बहुत बच्चे बाद में ये पूछते हैं कि मैम ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका आई हैं ये कहाँ से आई। ठीक है, वो ऐसे पूछते हैं, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जबकि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कहाँ ना चाहिए। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया डायग्राम, सब चलेगा। अब ये जो हमने 3 लेयर बनाई है, ये तो आपको पता ही है, वही है सारी की सारी। कौन सी, एपिडर्मिस, सेम रहेंगी एपिडर्मिस,
एंडोथीशियम, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ठीक है, और मिडिल लेयर रहेगी। चलिए, अब हमने देखो, जब हम किसी परागकोश को काटते हैं तो हमें उसमें दो पालिकाएं देखने को मिलती हैं, एक पालिका, दो पालिका, और दोनों पालिकाओं में दो दो कोष्ठ, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, तीन कोष्ठ, चार कोष्ठ, यानी कि हर पालिका में दो कोष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखें, अरे छोड़िए भाई, राहुल एलन कह रहे हैं परागकोश प्लस तंतु पुंकेसर होता है। भाई ये छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आगे पढ़ोगे? फिर ये रहता है हमारा क्या, बीजाणु जनन ऊतक। इसके अंदर ध्यान देंगे भाई, ये देख लो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूं, इसके अंदर होती हैं क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। यहां ध्यान दीजिए, तंतु और उसको छोड़ दीजिए, उसमें एक लाइन में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। अब जब मैं ये बताती हूं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से हमारे लघु बीजाणुओं का जनन होगा, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ से आए? तो यहाँ देख लीजिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ से आ रही है, जो पराग कोश है उसके अंदर ही तो होती हैं। ये देखो हमने डायग्राम बनाया है अभी भी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ है, ये पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है, टेपिटम की लेयर के अंदर ही तो है, फिर भी मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये कैसी होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं। ये कैसी रहेंगी, ये द्विगुणित रहेंगी। ठीक है, ये द्विगुणित हैं। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित हैं, अब इनमें होगा क्या, एक सेकेंड, अब इनमें होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन इनमें होगा। लीजिए भाई, कर देते हैं, क्या हो रहा है यहां पर, अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ तो ये जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं ये अगुणित कोशिकाओं में बदल जाएंगी, यानी कि 2n है तो ये हो जाएंगी सिंगल सिंगल n। ये क्या हो गई, अगुणित कोशिका हो गई है। ये क्या हो गई, अगुणित कोशिका दोनों। ठीक है, ये हो गई अगुणित कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित थी उनमें हुआ अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, वो अगुणित कोशिकाओं में बदल गई। ठीक है, अब ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं, अब इनमें फिर से होगा क्या, इनमें फिर से देखो दोनों हैं, दोनों में से मैं दोनों में ले लो या यहां पर बीच में बना दे रही हूं। अब फिर से इनमें क्या होगा, फिर से होगा अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन। कौन सा विभाजन हो रहा है अब होगा यहां पर अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। ठीक है, अब यहां अगुणित कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन जैसे ही होगा ये कन्वर्ट हो जाएंगी लघु बीजाणु में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाती हैं यहां से लघु बीजाणुओं में, 1 2 3 4। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई लघु बीजाणु में, क्योंकि देखो क्या है, अर्धसूत्री द्वितीय हुआ तो फिर से अर्धसूत्री हो रहा है तो ये और डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होके किसमें बन जाएंगी, ये लघु बीजाणु में। क्या बन गया, ये बन गई हमारी लघु बीजाणु, लघु बीजाणु।
ठीक है, ये हमारे लघु बीजाणु बनकर तैयार हो गए। अब ये जो लघु बीजाणु हैं ये करेंगे वृद्धि। ठीक है, ये जो लघु बीजाणु हैं ये क्या करेंगे, लघु बीजाणु करेंगे वृद्धि। और ये वृद्धि करेंगे, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यह वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण देने का कार्य करती है। कौन, टैपिटम। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इनमें होगी क्या, इनमें होगी वृद्धि। जब इनमें वृद्धि होगी तो वृद्धि होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे भाई, ये चारों के चारों, ये चारों के चारों बन जाएंगे यहाँ पर परागकण। क्या बन जाएंगे ये चारों के चारों क्या बन गए, ये बन गए पराग कण, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा लघु बीजाणु जनन का प्रोसेस कंप्लीट। यहां से स्टार्ट है, पूरा बताया है आपको मैंने। ये डायग्राम भी इसलिए बताया, बहुत सारे बच्चे फिर भी ऐसा बेवकूफों वाला क्वेश्चन कर देते हैं कि मैम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आ गए, तो बताना पड़ता है उनको। ठीक है, सरमन कुशवाहा, ऑल हिंदी बोर्ड के लिए है सरमन जी। ठीक है, ऑल हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड नहीं, ऑल हिंदी बोर्ड के लिए। क्लियर यहां तक, जल्दी बताएं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन, हाँ ठीक है भाई। ये आपका हो गया है क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, देखो पॉलिनेशन, परागण तो बताने की जरूरत नहीं है, परागण मैं ऐसे ओरल आपको बता दे रही हूँ कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके पहुंचते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन या परागकण कहते हैं। अब परागण कहते हैं। परागण भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये बेसिक से टॉपिक है तो मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे दे रही हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि उसी पुष्प के उसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या अन्य किसी वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो वो स्वपरागण रहता है। लेकिन अगर किसी अन्य पुष्प के परागकण पे चले जाते, अगर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण चले जाते हैं तो उसे हम परपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि अगर एक ही पुष्प में आपस में परागण हो मेल फीमेल में तो स्वपरागण, अगर किसी अन्य पौधे के पुष्प पे हो तो वो परपरागण रहता है। ठीक है, चलो मुस्कान कह रही है क्लियर है मिस, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन से पहले हम कराएंगे परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तभी आपको दोहरा निषेचन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए, ये हमारा यहां से हो चुका है। चलिए, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, क्वेश्चन आता है ये, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। भाई मुझे अभी अभी याद आया, शायद मैंने पीछे पराग वर्तिकाग्र लिखा है तो मैंने र का पे उड़ा दिया है, अभी याद आ गया। कोई नहीं, वो हो जाता है जल्दबाजी में। चलिए
अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे परागकण जो हैं वो वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये ही नहीं पता है कि 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से एकदम से। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगी, आपको डायग्राम क्लियर हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पहले फीमेल पार्ट। ठीक है, पौधे का हम बना रहे हैं फीमेल पार्ट पहले। यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा से बनके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फीमेल पार्ट, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा से। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें होगा अब क्या, पहले रुक जाइए, एक और लेयर बनेगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और लेयर। अब हम इसके अंदर पहले ड्रॉ कर दे रहे हैं, तब हम कराएंगे अंकुरण। ये रहता है हमारे पास में यहाँ पर, ये रहती हैं क्या, प्रतिमुखी कोशिका। क्या रहती हैं ये, प्रतिमुखी कोशिका, जिनको हम एंटीपोडल सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल भी कहते हैं। बीच में रहती हैं द्विध्रुवी कोशिका। बीच में क्या रहती हैं, द्विध्रुवी कोशिका। ठीक है, चलिए जी, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो लास्ट में बना रहे हैं इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच में है ये तो रहेगी क्या, अंड कोशिका। क्या रहेगी, अंड कोशिका, यानी कि एग सेल, अंड कोशिका। अब ये जो अंड कोशिका के पास में, कहां पर, अंड कोशिका के पास में, कलर ये ले लेते हैं, अंड कोशिका के साइड में 2 और रहेंगी, पिंक कलर से जो मैंने बनाया है उनको हम कहेंगे सहायक कोशिका। इधर लिख देती हूं, ये जो दोनों पिंक कलर से हैं ये है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और बीच में रहेगी अंड कोशिका, मैंने उधर लिख दिया। ठीक है, ये फीमेल पार्ट बनके हो गया तैयार। अब इसमें परागकण आएगा वर्तिकाग्र पर और उस पर होगा अंकुरण। उस पे क्या होगा, अंकुरण। ये तो आपको पता है, ये क्या है, वो वर्तिकाग्र है और ये क्या है, वर्तिका। ओ वर्तिका, और ये क्या है हमारा, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। अब हम कह रहे हैं कि परागकण आएगा और इस वर्तिकाग्र पर उसका होगा क्या, अंकुरण होगा। ठीक है, उसका अंकुरण होगा। चलिए अब देखो परागकण कहां से आएंगे, वर्तिकाग्र से आएंगे। कहां से आएंगे, वर्तिकाग्र से आएंगे। चलिए तो हम 2 परागकण ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। चलिए भाई कलर कैसा आ जाता है, हाँ ठीक है। ये 2 परागकण आए, ठीक है, 2 3 जितने भी आए, हमने यहाँ 2 ले लिए। ठीक है, 2 परागकण की यहाँ पर एंट्री हुई। अब ये परागकण होगा क्या कि जो वर्तिकाग्र है, जो क्या है, वर्तिकाग्र है, जो कि फीमेल पार्ट है, वहां पर एक थोड़ा सा चिकना पदार्थ रहता है। तो ये परागकण क्या होते हैं, जैसे ही वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वो जो इसके अंदर एक तरल पदार्थ रहता है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। ये परागकण
वर्तिकाग्र पर जो एक तरल पदार्थ रहता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं, और सोखने के बाद में ये फूल जाते हैं, और फूलने के बाद में फिर ये अपना क्या कर देंगे, अंकुरण यहाँ पर शुरू कर देंगे। अब कोई वैसे ही देखो कि कोई आप बीज को पानी में डुबो के रखो तो भीगने के बाद में वो फूल जाएगा, ठीक है, गुस्से से नहीं, वो वैसे ही फूल जाएगा और फिर उसमें धीरे धीरे अंकुरण जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग बस, ठीक है। हाँ, अब ये जो परागकण है इनमें अंकुरण शुरू होगा, ठीक है, इनमें क्या होगा, कहाँ से कलर आ जाता है, इनमें शुरू होगा अंकुरण, ठीक है, ये लीजिए, अब इसमें अंकुरण शुरू हुआ। अब देखिए, जब इस परागकण में अंकुरण शुरू हुआ तो अंकुरण शुरू होने के बाद में अंकुरण की जो पराग नलिका है, ये क्या हो गई, पराग नलिका, ये पराग नलिका जब तक विकसित होगी जब तक कि ये यहाँ पर बीजांड द्वार से होते हुए अंदर इसके दोनों नर युग्मक ना पहुंच जाएं। अब देखो, जब पराग नलिका विकसित होगी, पराग नलिका विकसित हो रही है, भाई डायग्राम पड़ गया थोड़ा सा छोटा, तो हम ये बाहर वाली लेयर को देंगे थोड़ी देर के लिए मिटा, ठीक है। चलिए जी, अब क्या होगा कि ये पराग नलिका विकसित जब तक होगी तब तक होती चली जाएगी, जब तक कि इसमें क्या होगा, इस पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। क्या होगा, दो नर युग्मकों का इसके अंदर निर्माण होगा, और वो दो नर युग्मक इस पराग नलिका से होते हुए बीजांड द्वार से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पर अंड कोशिका के पास में, ठीक है, कहाँ आ जाएंगे, अंड कोशिका के पास में ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है डायग्राम, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, बिंगो टेढ़ा मेढ़ा तो खाया होगा आपने, टेढ़ा है मगर मेरा है, हाँ कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हमारा ही डायग्राम है, ठीक है ना। चलो, अब ये जो पराग नलिका तब तक विकसित होगी जब तक कि यह बीजांड द्वार से होते हुए दोनों नर युग्मकों को, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ भाई दो नर युग्मकों का निर्माण, लीजिए ये लिख दिया हमने, ये क्या है, पराग नलिका है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है, यहां पर हुआ है दो नर युग्मकों का निर्माण, क्या हुआ है, ये दोनों क्या हैं, दो नर युग्मक हैं, क्या है, नर युग्मक का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, ठीक है, दो नर युग्मक का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो दोनों नर युग्मक हैं, जब पराग नलिका अंकुरित होती है तो उसमें दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब ये दोनों मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये दो नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए, भाई पराग नलिका विकसित हो गई, उससे होते हुए ये बीजांड द्वार की तरफ होते हुए अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एक नर युग्मक, ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक नर युग्मक आके, मैं डायग्राम अलग कर दे रही हूं, बिल्कुल यहां पर कर दे रही हूं, ये देखिए भाई, वहां पे ज्यादा वो तो हो गया, वो डायग्राम हो गया हमारा पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां ध्यान देंगे अब सभी बच्चे, ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहीं से, ठीक है, यहीं से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से देखो, इतना तो आपको पता है सबको। अब हमने कहा दो नर युग्मक आए, ठीक है, दो नर युग्मक आए, एक नर युग्मक आके, बीच में क्या है, अंड कोशिका, तो एक नर युग्मक आके इस अंड कोशिका से मिल गया और दूसरा नर युग्मक आके इस द्विध्रुवीय केंद्रक से मिल गया, समझ रहे हो, एक नर युग्मक इस द्विध्रुवीय केंद्रक से मिल गया और एक नर युग्मक मिल गया हमारा अंड कोशिका से,
एक नर युग्मक किससे मिल गया? अंड कोशिका से मिल गया। अब ये जो अंड कोशिका से मिला है ये तो क्या बनेगा बताओ? ये क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। और जो द्विध्रुवीय केंद्रक से आके मिला है वो बनेगा भ्रूण पोष, जो कि त्रिगुणित है। जो कि क्या है? त्रिगुणित है, यानी कि 3n है, त्रिगुणित। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन बन गए? एक क्वेश्चन परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, दूसरा बीजांड की संरचना, इसको ऐसे कर दो दोनों साइड से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बीजांड की संरचना बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आएगा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? तो एक नर युग्मक जब अंड कोशिका से आके मिलके भ्रूण कोश बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से आके जब त्रिगुणित कोशिका बनाता है तो इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। 3 क्वेश्चन यहां से आपके बन गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बन गए हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से आके संलयित होता है तथा दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से आके संलयित होता है, यानी कि दोनों नर युग्मक आके यहाँ पर संलयित हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्लियर है? इसी में मैंने आपको दोहरा निषेचन वाला भी डायग्राम बता दिया है, ठीक है। ये वाली कोशिका कैसी रहेगी? अंड कोशिका से जो मिलके, देखो ये तो हो गई त्रिगुणित, ये कैसी हो गई? त्रिगुणित हो गई, यानी कि 3n। और ये जो अंड कोशिका से जाके मिली ये कैसी हुई? द्विगुणित हुई, द्विगुणित यानी कि 2n हो गई ये, ठीक है। ये कैसी हो गई? 2n हो गई, वो त्रिगुणित हो गई भ्रूण पोष वाली। क्लियर यहां तक? यहां से आपके 3 क्वेश्चन हो गए, दोहरा निषेचन, बीजांड और परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। बस समझने को आपको ध्यान देना है कि भाई मैम जो समझा रही हैं थोड़ा सा उस पर फोकस करके पढ़े। बाकी हेलो सिस कैसी हो, हेलो ब्रो कैसे हो, इस चीज में टाइम वेस्ट करोगे तो सब ऊपर से निकल जाएगा एरोप्लेन की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया, ये तब फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी आगे बढ़ेंगे फिर हम। थोड़े से कमेंट देख लेते हैं। सपना पटेल यस मैम, आकाश मिश्रा यस मैम, ऑल क्लियर बा, धन्यवाद आकाश जी, क्लियर बा। चलो रिक्की मौर्य क्लियर है मैम, मैक्स प्लस ओके क्लियर है मैम। चलो ये थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिख रहा है क्या अंकुरण? थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ, ये लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब शायद ये दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे एकदम से क्लियर कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्लियर दिख रहा है? यस मैम क्लियर बा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद में एक पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीलम कुशवाहा, धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन कौन कौन से रहेंगे? निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन होना चाहिए। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पुष्प में होने वाले परिवर्तन।
पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो गया, यानी कि देखो ये, यानी कि दो नर युग्मक आए, यहाँ से निषेचन हुआ। अब इस निषेचन के बाद में ये भाई ये जो स्ट्रक्चर था ये कहाँ था, पुष्प के अंदर ही तो था, तभी तो हमने ये फीमेल पार्ट बनाया कि नहीं। तो जब निषेचन हो गया, दोनों नर युग्मक आकर यहाँ पर निषेचित हो गए, तो उसके बाद में एक पुष्प में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है मैम, ये शायद आपने पढ़ाया है, विनय यादव कह रहे हैं। बिल्कुल विनय जी, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, ये हमारे 1 शॉट वीडियो चल रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है चलिए, अगर इसमें से आप लोगों को जिसको भी पता है वो आंसर करते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, कि निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से बदलाव होते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो बाह्यदल पुंज है, बाह्यदल पुंज कौन सा भाग होता है भाई, बाह्यदल पुंज। लो, अब आपका ये भी नहीं रहेगा कि मैम आपने तो हमें डायग्राम बना के बताया ही नहीं था। लीजिए भाई, आपका डायग्राम भी बन गया। बहुत सुंदर नहीं बना, पर हमें सुंदर से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम कंप्लीट करना है। आ जाइए भाई, आ जाइए। चलिए ठीक है, हमें सुंदर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए बस। अब हम यहां पर बना देंगे मेल पार्ट। लीजिए भाई, ये हमारा फूल तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सबसे पहले बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज क्या थे, ये जो किसी भी फूल की अगर आप पत्तियां देखोगे तो वो रहती हैं बाह्यदल पुंज। क्या रहती हैं वो, बाह्यदल पुंज। इनका क्या काम होता है, ये कीड़े मकोड़ों को या भंवरों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अपने रंग की वजह से या अपनी खुशबू की वजह से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ताकि वो आए और अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा तो उनके द्वारा पॉलिनेशन हो। ठीक है, तो इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का, कि कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, अपने कलर से, अपनी खुशबू से अपनी तरफ आकर्षित करना, और कीट पतंगे जो हैं वो आकर्षित हो भी जाते हैं। ठीक है, चलो हाँ, आप देखो जो बाह्यदल पुंज है ये हमने लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बाह्यदल पुंज ही देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज यानी कि जब निषेचन हो गया तो ये जो पुष्प में बाह्यदल पुंज होंगे इनका क्या होगा, ये भाई मुरझाकर गिर जाएंगे। ये क्या होंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे, इनका और आगे कोई काम नहीं है। यानी कि बस इन्होंने कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित किया, अगर उनकी वजह से पॉलिनेशन हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, और इनका काम इतना ही है कि कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। बाह्यदल पुंज। ठीक है, अब हम दल पुंज की बात करें। अरे भाई मैंने उल्टा बना दिया, यहां हमारे रहते हैं, ये रहेंगे हमारे दलपुंज और ऊपर रहेंगे हमारे बाह्यदल पुंज। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, तो ऐसे कर दे रहे हैं इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब आ जाते हैं दलपुंज पे। दलपुंज ये भी क्या होंगे, देखो जो किसी भी फूल में आप बाहर की साइड देखोगे तो वो बाह्यदल पुंज, और अंदर रहेंगे वो दलपुंज। मैंने उल्टा अपोजिट बोल दिया था।
ठीक है, अपोजिट मैंने बोल दिया था, कोई बात नहीं। अब इसमें दल पुंज क्या होंगे भाई, दल पुंज का भी बाकी इनका भी कोई काम नहीं, ये भी प्राय क्या होंगे, यह भी प्राय गिर जाएंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, ये भी बाद में क्या होंगे, गिर जाएंगे, इनका भी यहां पर काम खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम पुमंग पे। पुमंग क्या है, मेल पार्ट है, यानी कि ये जो दिख रहा है ये पराग कोश, इसके अंदर परागकण और ये पुंकेसर, तो इसको पूरे को मिला के हम पुमंग कह देते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है। परागकोश, उसके अंदर परागकण और ये जो स्टिक जैसा दिख रहा है, छड़ी जैसा, वो पुंकेसर, इस सबको मिला के हम पुमंग कह देते हैं। अब इसका क्या होगा भाई, परागकोश से परागकण निकले, वर्तिकाग्र पर पहुंचे, उन्होंने भी अपना काम कर दिया। तो पुमंग का भी क्या होगा, इसका पूरा जो ये पुमंग है, मेल पार्ट है, इसका भी क्या होगा भाई, इसने अपना काम खत्म कर दिया, परागकण अपने भेज दिए, तो ये भी क्या होगा, बाद में गिर जाएंगे या झड़ जाएंगे। बहुत इजी है, पर ये भी फिर भी इजी है, फिर भी बच्चे नहीं करके आ पाते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं है कौन कौन से परिवर्तन होंगे उसमें, हमें तो पता नहीं है कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो उस बच्चे उसे छोड़ के आ जाते हैं। जबकि कितना इजी है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मुरझाकर गिर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट रुक गए हैं क्या? ठीक है, अब वर्तिकाग्र मैंने बता दिया। अगर वर्तिकाग्र की बात करें, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वर्तिकाग्र, अगर इसकी बात करें तो वर्तिकाग्र भी हमारा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भाई हम फोर्थ पोजीशन पे। अब हुआ कुछ काम की चीज, अब आई कुछ, अब क्या होगा, चलिए अब देख लेते हैं। अब बचा इसमें अंड कोशिका या अंडाशय, अंडाशय या अंड कोशिका बचा, तो मैं अलग कलर से लिखूंगी, अंडाशय। अंडाशय का क्या होगा, अंडाशय जो है वो निषेचन के पश्चात हमेशा फल में, हमेशा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा, या स्पेस ज्यादा ले रहा है ये परिवर्तित लिखना, तो हम लिख लेंगे अंडाशय जो है हमारा फल में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बीजांड की बात करें तो 6 पॉइंट हम लिखेंगे बीजांड। बीजांड की बात करें हम, बीजांड, बीजांड किस में बदल जाएगा, बीजांड हमेशा बीज में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। ठीक है, बीजांड हमेशा बीज में बदल जाएगा। ये हो गया हमारा निषेचन पश्चात होने वाली घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं। क्लियर है यहां तक? चलो, असंग जनता, एक दो पॉइंट और देख ले रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा। हाँ, असंग जनता, एपोमिक्सिस बोलते हैं इसे। असंग जनता किसे कहते हैं? देखो, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को असंग जनता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के। ध्यान देंगे, ये भाई आपके एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए सभी। बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? असंगजनता कहलाती है। कहलाती है। यानी कि यहां पर बिना निषेचन हुए, यानी कि बिना निषेचन के क्या होगा? बीज बनकर तैयार यहां पर हो जाएगा, बिना निषेचन के। ठीक है, बिना निषेचन के बीज बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिषेक फलन। नेक्स्ट क्या है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहते हैं भाई? अनिषेक फलन में क्या होगा कि अंडाशय के बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। अंडाशय के बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, और वैसे ही रहता है अनिषेक जनन। वैसे ही एक टॉपिक क्या रहता है? अनिषेक जनन रहता है। भाई एक दो टॉपिक और हैं, उन्हें भी देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या होगा भाई? यहां पर बिना निषेचन के क्या बनेगा? बिना निषेचन के भ्रूण बन जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन कहलाती है। ये सुनने में आपको इजी लग रहा होगा, पर ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। असंगजनता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। ठीक है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक रहता है बहुभ्रूणता, एक टॉपिक क्या रहता है हमारा? बहुभ्रूणता। तो जैसे बीजांड या बीज में से हमेशा क्या होता है? एक ही भ्रूण उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः रहता है वो कि बीजांड या बीज से एक ही भ्रूण उत्पन्न होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही बीज से अनेक भ्रूण की उत्पत्ति हो जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। इसको सबसे पहले किसने दिया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया था। और किस में देखा था? संतरे में देखा था। ठीक है, किस में देखा था उन्होंने? इसे संतरे में देखा था। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया। सही है।